एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 295 यानी 295 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और बहुत ही ज़्यादा छोटा रिव्यू दूंगा, क्योंकि यार पिछले एपिसोड में बहुत कुछ हो गया था। आंट ब्लैक फैल गया था, अल्टीमेट की मिल गई थी, पता नहीं क्या क्या हो गया था। तो सीधी सी बात बोलता हूँ कि फेंगयुआन को एक अल्टीमेट की मिल चुकी थी, उसे ब्रेक थ्रू मिला था। हेवन पाथ का कुछ सीन मिला था उसको, रेकलेस सैवेज पैराडाइज अर्थ का जो भी सीन था वो तुम लास्ट एपिसोड में तो देख ही चुके होगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट स्टार्ट। ये बिल्कुल नए सीन से स्टार्ट होता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाया जाता है हमें एक अलग ही जगह का सीन। यहाँ पे रात की हवा जोर से एकदम गूंज सी रही थी। फायर प्लेन ग्रोटा हेवन लॉर्ड इमोरल व्हाइट हेवन के अंदर फास्ट फ्लाई कर रहा था। वो और अपनी प्रेजेंस को ना हाइड करके ना एकदम स्पीड में भागे जा रहा था। और जहाँ जहाँ से वो गुजरता ना उस जगह पर ना एक हवा की ही एक हीट बन जाती, जैसे रॉकेट जाता है तो पीछे एक लाइन बन जाती है ना आसमान में, सेम वैसी लाइन बन रही थी। लेकिन इसके पास पता नहीं कोई मेथड होगा जिससे वो जो लाइन थी वो हवा की मदद से खत्म हो जा रही थी। जहाँ जहाँ से जा रहा है लाइन बन रही है, फिर वो लाइन गायब हो जा रही है। इससे ना ट्रेसेस मिट रहे थे। रैंक 8 होने के बाद भी ये बंदा अलर्ट था। अगर ज़्यादा ओपन ऐड करता तो इमोरल डेसोलेट बीस्ट वाइट हेवन वाले इसके ऊपर अटैक कर देते, स्पेशली फायर पाथ वाले। और ज़्यादातर उसमें इंटरेस्ट लेते क्योंकि ये बंदा फायर पाथ कल्टीवेट करता था। फायर प्लेन ग्रोटो हेवन लॉर्ड अपनी ग्रोटो हेवन की तरफ लौटते हुए अपनी बॉडी को चेक करता है। आंट प्लेग कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन डैमेज भी हो चुका था, क्योंकि जब तक कंट्रोल में आया तब तक बहुत डैमेज हो चुका है। उसका फायर प्लेन ग्रोटो हेवन ऑलरेडी इससे इफेक्ट हो चुका था, और गू इमोटल्स भी इससे इफेक्टेड हुए थे। तो ये क्या बच जाएगा इसमें। फायर प्लेन ग्रोटा हेवन लॉर्ड कहता है सिचुएशन स्टेबल है, पर अभी भी डेंजर है। इससे बचाने के लिए ह्यूज कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगेंगे। सबसे बड़ा लॉस, फायर बियर्ड ग्रासलैंड टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। फायर बियर्ड ग्रास कंप्लीटली गायब हो चुकी थी, रूट तक नहीं बची थी, यानी एकदम भाई सब कुछ जड़ी वड़ी सब गायब हो चुकी थी। वर्मिलियन फ्लेम वुल्फ और रेड ग्रास हॉर्सेस ऑलमोस्ट खत्म, एक्सटेंट ही हो चुके थे। सब कुछ किसने खा लिया? आंट ने खा लिया, तो बर्बाद कर दिया। फायर प्लेन ग्रोटो लॉर्ड यहाँ पे टेंस हो गया। फायर प्लेन ग्रोटो लॉर्ड कहता है लॉस तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और अभी भी और रिसोर्स भी खर्च करने पड़ेंगे इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए। कंट्रोल में तो है ये जो प्लेग या पैंडेमिक था, लेकिन अभी भी दिक्कत तो दिक्कत ही थी। राइटियस अलायंस, ये जो थी ना राइटियस क्यूआई अलायंस, जो कि क्यूआई सिस्टर ने बनाई थी, ईस्टर्न सी वाली। तो राइटियस क्यूआई अलायंस ने पॉइजन आंट प्लेग रोकने का मेथड डेवलप किया है, पर वो फ्री थोड़ी ना है। रूल्स यहाँ पे क्लियर थे, जितने ज़्यादा रिसोर्स दोगे, हाई लेवल इनहेरिटेंस दोगे, उतना ही मतलब ना तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे, और तभी तुम अपने ग्रोटा हेवन को बचा पाओगे। फायर प्लेन ग्रोटा हेवन लॉर्ड अंदर से एकदम हेल्पलेस फील करता है। फायर प्लेन ग्रोटा हेवन लॉर्ड कहता है ये सिर्फ फेंगयुआन का पहला अटैक था, यानी जो आंट प्लैग था ना, ये पहली बार फेंगयुआन अटैक करा तो इतना खतरनाक अटैक करा था, एकदम पेंडेमिक फैल चुका है। और अगर सोचो आगे फेंगयुआन कैसे अटैक करेगा, और ऐसे अटैक कर रहा है जो सबके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो अपना लॉर्ड कहता है मेरे ग्रोटा हेवन भी उसके टारगेट लिस्ट में आ चुका है। एक्चुअली मेरा ही क्या, सबका ही आ चुका है। फेंगयुआन ऑलरेडी मल्टीपल ग्रोटा हेवंस को खा भी चुका था। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, सब देख ही रहे थे। सब गुस्सा थे, पर बोल कौन सकता था। फायर प्लेन ग्रोटा हेवन लॉर्ड सोचता है और कहता है एनिमी टू स्ट्रांग है, डायरेक्ट फाइट पॉसिबल नहीं, हमें डेवलपमेंट में फोकस करना होगा। डिफरेंस क्लियर था। टू हेवंस लिमिटेड स्पेस के साथ हैं, ग्रोथ वहाँ पे लिमिट करती है। लेकिन जो ईस्टर्न सी था भाई बहुत बड़ा है, रिच है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है यहाँ पे जो भी रहते हैं, और यही उनका एडवांटेज था। फायर प्लेन गुड हैव लॉर्ड कहता है फेंगयुआन को भी ये पता है, इसलिए वो हमें वीक कर रहा था, और सून हम ही मेन टारगेट्स बनेंगे आगे जाके। वो एक अजीब सा लुक देखता है, तभी अचानक से ना सीन अचानक से चेंज हो जाता है। ब्लू फॉग उसे ना सराउंड कर लेता है, उसके आसपास ना ब्लू फॉग एकदम कंडेंस होता है, सराउंड कर लेता है, और मल्टीपल लेयर वाला ट्रैप बन जाता है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो अपना फायर लॉर्ड कहता है इंस्टेंटली रुकता है, डिफेंस एक्टिवेट करता है, डिटेक्शन एक्टिवेट करता है कि भाई ये हुआ क्या। उसका एक्सप्रेशन चेंज ही होता है। तो लॉर्ड कहता है बैटलफील्ड किलर मूव लगाया था क्या यहाँ पे, और कौन है तू, सामने आ मेरे, दिखा तू है कौन। तभी एक बच्चे जैसी हंसी हर डायरेक्शन में गूंजती है। वॉइस का सोर्स लोकेट ही नहीं हो रहा कि कहाँ से आ रही है, बस चारों डायरेक्शन से आवाज आ रही थी हंसने की। सडनली ब्लू फॉग के अंदर से एक चाइल्ड बिना वार्निंग के अटैक करता है। अब आगे देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा अचानक सामने आता है, उसने अपना चबी हाथ बढ़ाया और फायर प्लेन लॉर्ड को एकदम उसकी बैक को एकदम पकड़ लिया अपने बच्चों वाले हाथों से। अपना लॉर्ड डिटेक्ट कर लेता है इस मूव को, पर रिएक्शन उसका बहुत स्लो था, क्योंकि बच्चे का हाथ पहले आया था। अटैक उसको छू चुका था, लग चुका था। लॉर्ड बस उसके मुंह से हाँ निकल जाता, और नेक्स्ट सेकेंड ही वो फुल पावर से काउंटर अटैक भी करता है अपना लॉर्ड। फ्लेम एक्सप्लोड होती है और बच्चा तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब बच्चा फटा तो उसके अंदर से ब्लड नहीं निकला, बॉडी भी नहीं, सब एकदम ब्लू फॉग में ही कन्वर्ट हो गया। तो अपना लॉर्ड समझ जाता है और कहता है ये बैटलफील्ड से बना हुआ बच्चा था, और मेरा डिफेंस हाफ वीकन हो चुका है इसके अटैक की वजह से। अब वो पैनिक में आ गया। गोल क्लियर था, बैटलफील्ड को तोड़ना है और बाहर से कांटेक्ट करके हेल्प बुलानी है।
पर वो अटैक यहाँ पे कंटिन्यू करता रहा अटैक करने के लिए या बैटलफ़ील्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन जो भी अटैक वो करता यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं कर रहा था। ये जो ब्लू फॉग था सॉरी, ये जो मतलब ब्लू कलर का फॉग था ये एंडलेस था। तभी ना बार-बार ना इसी फॉग के अंदर से बार-बार ब्लू आइड बच्चे वाली ना स्पॉन होने लग गई, हर जगह आँखें बनने लग गईं। वो उसको हर तरफ से देख रही थी और अटैक कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि फायर प्लेन ग्रोटो लॉर्ड उन्हें देख सकता था, पर उन आँखों को रोक नहीं पा रहा था और डिस्ट्रॉय करता तो और आ जाती। हर बार उनसे ही हिट हो रहा था। तो फायर प्लेन ग्रुप हेवन लॉर्ड कहता है ये विज़डम पाथ बैटलफ़ील्ड है। मेरी थिंकिंग भी यहाँ पे स्लो हो रही है। तभी उसे शॉक लगता है। एक और अटैक आता है उसके ऊपर और उसका एक फायर पाथ का इमॉर्टल वो चोरी हो जाता है। लो भाई ये तो फेंग युआन है। चोरी होना मीन्स थीविंग हेवन। थीविंग हेवन्स मीन्स फेंग युआन। वही होगा और कौन होगा? फायर प्लेन ग्रुप हेवन लॉर्ड तुरंत ही भाई बच्चे को डिस्ट्रॉय करता है जो उसके पास आके चुरा के गया था। पर ब्लू फॉग उस गू को ही एब्ज़ॉर्ब करके गायब कर देता है। फायर लॉर्ड यहाँ पे भाई उसे चेस करता है कि कहाँ गया? लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उसका फेस पूरा चेंज हो गया। अपना लॉर्ड कहता है ये तो थेफ्ट पाथ भी है। ये बच्चे मेरे इमॉर्टल को भी चुरा सकते हो, मुझे डैमेज भी दे सकते हैं। अब तो रियल फ़ियर स्टार्ट होता है। अपना लॉर्ड कहता है कि ये कंपाउंड बैटलफ़ील्ड है, विज़डम प्लस थेफ्ट पाथ का कंबाइन है ये तो। अगर ये न्यू मूव है, तो यूज़र सिर्फ़ एक ही हो सकता है और नाम सोचते ही उसका बॉडी काँप जाता है क्योंकि भाई हम जानते हैं और कौन कर सके कंपाउंड मूव या कंपाउंड किलर मूव या कंपाउंड कुछ भी यानी चीज़ों का मिक्सर कौन यूज़ कर सकता है? सिर्फ़ फेंग युआन और वो फेंग युआन ही हो सकता है। और फॉग के अंदर से फिगर भी सामने आता है और वही होता है फेंग युआन। फायर प्लेन ग्रुट हेवनलॉर्ड शॉक में हो जाता है। वो कहता है, "अरे! गू यू फेंग युआन।" भाई फेंग युआन उसकी तरफ देखता है, स्माइल कर रहा था क्रीपी वाली और अरे आराम से ना शांत वाला लुक था भाई अपने फेंग युआन का। फेंग युआन कहता भी है, "मेरा नया किलर मूव है, कैसा लगा फायर प्लेन? और अपने ना इमॉर्टल गू और ग्रुट हेवन इधर ही छोड़ दो। शायद मैं तुम्हें सरेंडर करने का चांस दे दूँ।" ये मूव एक्चुअली मल्टीपल पाथ का कंपाउंड था, विज़डम, थेफ्ट, रिफाइनमेंट और टाइम और ये सब सिर्फ़ एक टेस्ट था। फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड समझ जाता है, वो मैच ही नहीं था फेंग युआन का तो क्या करता? फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड लो वॉइस में कहता है, मुझे सोचने दो।" पर नेक्स्ट सेकंड ही ये लाइन बोलते ही उसकी बॉडी से फ्लेम एक्सप्लोड होती है और इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट होता है, फ्यूरियस रेड हार्ट फ्लेम। फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड एकदम चिल्लाता और कहता, "फेंग युआन, मुझे फ़ोर्स मत करो। मैं अपने सारे गू और रिसोर्स यहाँ पे ही जला डालूँगा। मुझे जाने दो, मैं सब दे दूँगा, ठीक है? बस मुझे जाने देना, बस इतना ध्यान रखो।" लास्ट डेस्परेट नेगोशिएशन कर रहा था फेंग युआन के साथ, पर फेंग युआन यहाँ पे हँसने लग गया उसकी बातों को सुनकर और फेंग युआन कहता है, "मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, सब जला सकते हो तो जला दो, देखते हैं तू ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।" टोटल सैवेज रिस्पॉन्स था। फेंग युआन यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है ब्लू फॉग के अंदर और डज़न्स ऑफ ब्लू आइड यहाँ पे आ जाती हैं और सारी की सारी ब्लू आइज़ यहाँ पे बच्चे में कन्वर्ट होती है और बच्चे अटैक करने लग जाते हैं। फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड भाई गुस्सा, रेज, डेस्पेयर भाई एकदम हेल्पलेस फ़ील करता है। कुछ सेकंड तक तो स्ट्रगल करता है, फिर फ्लेम यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाती है और फट जाती हैं और वो खुद को ही जला देता है और इसी तरीके से फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड यहाँ पे अपने आप को फाड़ कर ख़त्म कर लेता है। फेंग युआन का कुछ नहीं किया। फेंग युआन ने एक इमॉर्टल गू भी ले लिया, ऊपर से वो यहाँ पे बस टेस्ट करने आया था। इमॉर्टल गू तो फ्री का मिल गया और अपनी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई। अब आगे देखते हैं फायर प्लेन गो टू हेवन लॉर्ड मर चुका था, उसका इमॉर्टल प्राइवेसी हवा में फ्लोट कर रहा था, एंट्रेंस बंद था, पर हेवन एंड अर्थ को अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा था। फेंगयुआन आगे बढ़ता है और सीधा उस प्राइवेसी को पकड़ लेता है। ये मूव ओरिजिनली ब्लेजिंग हेवन डायमंड्स का था, पर अब फेंगयुआन ने इसे अपग्रेड करके कंपाउंड किलर मूव बना दिया था। पावर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी डेंजरसी लेवल पर। फिर फेंगयुआन बैटलफील्ड को डीएक्टिवेट करता है जो उसने लगाई थी और इंस्टेंटली वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और कुछ ही टाइम में वो एशियंट एंड इमोरल बीस्ट एक्ट यहाँ पे ना अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऑरा यहाँ पे लीक होने की वजह से सब अट्रैक्ट हो रहे थे। सेफ जगह पर पहुंचकर फेंगयुआन प्राइमेसी को स्काई में थ्रो करता है। रैंक 8 ग्रुप टू हेवन सिर्फ 2 हेवंस में ही सेटल हो सकता था। डोर यहाँ पे ओपन होता है, हेवन एंड अर्थ की वजह यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है और सब कुछ स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फेंगयुआन खुद अंदर नहीं जाता इसके, अपने गू इमोटल्स को अंदर भेजता है लूट करने के लिए। रीजन, उसके दामाक इतने ज़्यादा हो चुके थे कि अगर वो अंदर जाता तो ग्रुप टू हेवन ब्लास्ट हो सकता था। थोड़ी देर बाद उसके सबऑर्डिनेट्स वापस आते हैं और उनका रिपोर्ट ये था, एक गू इमॉर्टल कहता है सब कुछ जल चुका है सर, अंदर कुछ भी नहीं बचा और यही थोड़ा सा मटेरियल मिला था मुझे, मैं तो ले आया, ये देख लो और फॉरगिव अस मतलब माफ़ कर देना मुझे, यही मिला मुझे। तीसरा बंदा कहता है हेवली स्पीड भी सब डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस रैंक 8 का ऑब्सेशन लगता है सबको डिस्ट्रॉय करना, आपके हाथ कुछ ना लगने देना, इसलिए उसने अपने आप ही मतलब अपने खुद से ही सबको डिस्ट्रॉय करवा दिया हेवली स्पिरिट ने। फेंगयुआन यहाँ पे शांत रहता है, उन्हें वापस भेज देता है। प्लान सिंपल था, बाद में फोर्सफुली एनेक्स कर लेगा, इवन हेवली स्पीड को भी सप्रेस कर लेगा फेंगयुआन। फेंगयुआन यहाँ पे एनालाइज करता है और अपना नया मूव सोचता है कि जो उसने नया मूव बनाया था जैसे विजडम और थेफ्ट पाथ का कॉम्बो था, आइडिया स्ट्रॉन्ग था पर रियलिटी कॉम्बैक्ट में बड़ा वीक था। एग्जाम्पल के लिए जैसे फायर प्लेइंग डोटा हेवन लॉर्ड सिर्फ एक इमॉर्टल गू ही चुरा पाया उसका फायर प्लेन लॉर्ड का,
प्रॉब्लम क्या थी? इमॉर्टल को ईज़िली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रैंक 8 को फुली कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फेंग युआन कहता है सैम मतलब एक तरीके से ना सेम लेवल के ना अपोनेंट को फुली सप्रेस करना बहुत हार्ड है। और सप्रेस का मीन्स यहाँ पे ये है, मतलब कहना फेंग युआन ये चाहता है ना कि हम ना कुछ ऐसा बना दें जिससे ये हो कि सामने वाला जो एनिमी है, चाहे वो रैंक 8 का ही क्यों ना हो, रैंक 8 का बंदा भी यहाँ पे इतना सप्रेस हो जाए कि वो अपना कुछ डिस्ट्रॉय ना कर पाए। होता है ना कि वो अपने आप को फाड़ लेता है, अपने रिसोर्स को तबाह कर देता है, अपने इमॉर्टल को भी फाड़ देता है एकदम। तो वो ये सब ना कर पाए, इतना सप्रेस हो जाए कि वो भी हमारे कंट्रोल में रहे और कुछ भी यहाँ पे लॉस ना हो। और हिस्ट्री में भी सिर्फ कुछ ही लोग ये कर पाए थे। इवन लेजेंडरी एक्सपर्ट भी यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं थे। कंक्लूजन यही निकला कि ये मूव अभी इनकम्प्लीट है और मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक ही गू चुरा पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए अभी और मॉडिफाई करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है आगे जाकर। फेंग युआन समझता है और कहता है रियल बैटल ही बेस्ट टेस्टिंग ग्राउंड होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एनिमीज ज़रूरी होते हैं। वो इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करता है अपने पास्ट एनिमीज़ को, क्योंकि उनकी वजह से ही उसका कॉम्बैट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना था। फिर फेंग युआन नेक्स्ट टारगेट चूज़ करता है, फायर प्लेन ग्रो टू हेवन। इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट होता है, हेवन फॉर्म। सॉरी फ़ोन यहाँ पे स्विच ऑफ हो गया था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फेंग युआन यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट को चूज़ करता है, उसका टारगेट वही था फायर प्लेन का ग्रो टू हेवन। अब ये ग्रो टू हेवन टारगेट था, पहले उसने अपने बंदों को अंदर भेजा था ताकि अंदर जाके वो मटेरियल्स को ले आ सकें, लेकिन मटेरियल्स मिले नहीं थे, जितना मिला था वो लेके आ गए थे। अब पूरा का पूरा ग्रो टू हेवन फेंग युआन टारगेट बना रहा था, वो एक्टिवेट करता है हेवन फॉर्म। इससे ये होता है कि किसी भी तरीके का ग्रो टू हेवन जो कि रैंक 8 का है भाई, उसके मतलब उसका जो एंट्रेंस है ओपन हो जाएगा और अंदर जाया जा सकता है। अब देखते हैं, हेवन फॉर्म एक्टिवेट होता है और डायरेक्ट फोर्स से एक ह्यूज एंट्रेंस क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर हेवनली स्पिरिट था जो कि एक रैबिट था। नॉर्मली स्लो और कंफ्यूज रहता था, पर अब भाई पैनिक में इधर से उधर जंप कर रहा था, चिल्ला रहा था। ग्रो टू हेवन के अंदर इमॉर्टल्स भी थे, वो शॉक्ड हो गए। एक गू इमॉर्टल कहता है हेवनली स्पिरिट यूजुअली शांत रहता है ना, डेंजर में अनईजी होता है, पर इतना तो कभी अनईजी फील नहीं करता कि ये ऐसे करने लग जाए। दूसरा बंदा कहता है अरे इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है, इसको क्या हो गया? अब सबको रियलाइजेशन होता है कि भाई सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं है। रैबिट और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है, फियर एक्सट्रीम लेवल पे था, अपना हेड पिलर पे मार रहा था और पूरे ग्रो टू हेवन में पैनिक स्प्रेड हो जाता है कि भाई कुछ तो खतरनाक हो गया, कोई तो आपदा आ गई, कुछ तो खतरनाक होने वाला है। अब आगे देखते हैं, हेवनली स्पिरिट पिलर पे अपना सर मार रहा था, पर अब वो रियल रैबिट नहीं था, इसलिए फेंट भी नहीं हो रहा था, मारे जा रहा था। ग्रोटा हेवन के गो इमॉर्टल पैनिक में आ गए। एक बंदा कहता है जाओ इन्वेस्टिगेट करो यार, डेंजर का पता लगाओ, क्या डिस्ट्रक्शन आने वाली है। दूसरा कहता है कि भाई ये कुछ खतरनाक ही लेवल का थ्रेट है। तीसरा कहता है ग्रोटा हेवन लॉर्ड को कांटेक्ट करो यार, कुछ तो होने वाला है। फिर सबको शॉक लगता है। एक गो इमॉर्टल कहता है ग्रोटो लॉर्ड का लाइफ टैबलेट दो, तो मतलब गू तो खत्म ही हो चुका है, यानी वो तो मर चुके हैं और सोल लालटेन भी गायब है। सब यहाँ पे शॉक हो गए। तभी स्काई में एक ह्यूज होल दिखता है। फेंग युआन ओपनली अब यहाँ पे एंट्री लेता है। सब फ्रीज हो जाते हैं। एक गुई मॉडल कहता है अरे फेंग युआन, दूसरा कहता है ये तो वही डीमन है ना, लेकिन ये डीमन यहाँ क्यों आ गया? तीसरा कहता है ग्रोटा हमें लॉर्ड मर चुका है, अब क्या करे? थोड़ी देर में पैनिक के बाद सब यूनाइट हो जाते हैं। एक गुई मॉडल कहता है ये तो हमारा घर है, फाइट करेंगे, मरना है तो यहीं पे मरेंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। बाहर फेंग युआन ओपनली यहाँ पे ना सब कुछ अच्छे से देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, कामली सब कुछ देख रहा था। फेंग युआन देखते हुए कहता है अंदर तो नहीं जा सकता, दाओमाक कॉन्फ्लिक्ट से पूरा ग्रोट हेवन टूट जाएगा, क्या करे? वो स्माइल करता है और अपना इमोर्टल प्राइमेसी ओपन करता है और एक ह्यूज आर्मी रिलीज करता है, जिसमें आर्मी के अंदर फेरी मियाओइन, लेडी व्हाइट रैबिट और बाकी गो इमोर्टल थे। सब सीधा अंदर चार्ज कर जाते हैं और फेंगयुन एंट्रेंस के ऊपर खड़ा था, अंदर नहीं घुसा है, एंट्रेंस के ऊपर ही खड़ा है, ठीक एंट्रेंस के ऊपर है। बिल्कुल एकदम ऐसा होता है ना कि एकदम चौतरे पे खड़ा रहना, कि एक पैर अंदर घर के और एक पैर बाहर, वैसे टाइप का। फुल यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आर्मी अंदर जाती है। फ्लेम, लाइटनिंग क्लैश हर जगह भाई, फटाफट फटाफट लगातार एकदम भाई आवाज़ें आ रही थी, नॉन स्टॉप फाइट चल रही थी, शॉक वेव हर जगह फैल रही थी। किलर मूव पे किलर मूव फायरवर्क की तरह सीन बना रहे थे, डेथ कंटिन्यूस हो रही थी। फेरी मियाओइन यहाँ पे एंट्री लेती है, पिंक ड्रेस में थी, 8 आर्म थे, 6 एनर्जी आर्म्स थे उसके, और मतलब 6 एनर्जी वाले आर्म थे और बाकी टोटल मिला के 8 थे। 6 एनर्जी मीन्स ये होता है कि वो होते हैं ना सोल्ड जैसे आर्म आ जाते हैं, मतलब तुम्हारे 2 हाथ तो तुम्हारे रियल हैं, बाकी के 6 हाथ तुम्हारी एनर्जी वाले हो गए। इसी तरीके से तुम्हारे पास 8 हाथ हो गए थे। फेरी मियाओ इनके एंट्री पे हुआ था। अब देखते हैं इमॉर्टल किलर मूव, वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड यहाँ पे एक्टिवेट होता है। साउंड वेव हर जगह फैलती हैं, 3 रैंक 7 एक्सपर्ट को एक साथ ट्रैप कर लेती है और कुछ ही राउंड के अंदर सब यहाँ पे जितने भी थे सब के सब सप्रेस हो जाते हैं। रीज़न, वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहती थी अपनी फेरी मियाओइन, इसलिए अपना 100% लगा रही थी और पास्ट की मिस्टेक को कवर भी कर रही थी। दूसरी साइड देखते हैं बाइनेमिंग भाई, बाइनेमिंग बाई युआन पता नहीं क्या है। फ्रॉस्ट वेव यहाँ पे चलती है, एनिमीज फ्री हो जाते हैं। शी जोंग मीटियोर रेन करवाता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। मो तांग सांग, ये तो वो था ना, मो तांग सांग क्या नाम था ये,
क्यूआई कह रहा हूँ यार, इंकमैन, हाँ इंकमैन था शायद ये। क्यूआई अटैक करता है और एनिमी फॉर्मेशन ब्रेक करवा देता है, एनिमी की फॉर्मेशन, और उनको तोड़कर अंदर घुस के सब कुछ बर्बाद करवाता है। एक हेरी मैन थोड़ा सा वीक था, पर इस मतलब हेरी मैन तो देखो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे संभाल रहा था, वो भी अटैक कर रहा था। अब यहाँ पे एंट्री होती है गोल्डन फॉर इमॉर्टल मोनार्क की, वो भी आता है, हैमर लेकर चार्ज करता है, पूरी ब्रूट फोर्स यूज़ करता है, सबका मोरल बूस्ट हो जाता है क्योंकि सब डिस्ट्रॉय कर रहा था। स्ट्रेंज हेयर ग्रोटो लॉर्ड भी था यहाँ पर। ब्लैक एम्परर बिल्डिंग एक्टिवेट करता है, रैम्पेज मोड में कूद जाता है, मारे जा रहा था, एक हिट एक बंदा खत्म, एक हिट एक बंदा खत्म, ऐसे मार रहा था। 12th हेयर भी यहाँ पे एंट्री लेता है, डेसोलेट बीस्ट को कंट्रोल करता है, बैटलफील्ड में क्योस फैला देता है। रिजल्ट ये होता है कि फेंगयुआन की साइड फुल डोमिनेशन मोड में थी और फायर प्लेइंग गोटा हेवन लॉर्ड मर चुका था, उसके जितने भी अंदर वाले गुई मॉडल थे वो सारे मर रहे थे। तो फेंगयुआन ठीक एंट्रेंस के ऊपर खड़ा था, अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि अगर अंदर गया तो पूरा ग्रोटा हेवन फट जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा, सह नहीं पाएगा क्योंकि फेंगयुआन के दामाग बहुत ज़्यादा हैं, हैंडल नहीं कर पाएंगे फेंगयुआन को, इसलिए वो एंट्रेंस के ऊपर खड़ा था और उसकी आर्मी अंदर क्योस मचा रही थी। अब आगे देखते हैं, मशरूम मैन गु इमॉर्टल भी बैटलफील्ड में आए थे, उनका मेन फाइटर था कीशिंग होंग, पॉइजन पाथ एक्सपर्ट, डेडली अटैक करता है, सिचुएशन जल्दी ही क्लियर हो जाती है। फायर प्लेइंग टू हेवन हर साइड में लूज में था, रीजन नंबर्स में भी कम था, पावर में भी वीक था। इवन रैंक 7 वर्सेस रैंक 7 के अंदर भी उनकी साइड वाले हार रहे थे, फेंगयुआन के साइड वाले जीत रहे थे। कंटिन्यूस अटैक होते रहे, मल्टीपल गुई मॉडल यहाँ पे मारे गए, एंड में रैम्पेजिंग एकदम भाई सब लोग एकदम टूट पड़े। सरेंडर भी करना चाहते थे सामने वाले, पर फेंगयोन ऑर्डर देता है कि सबको मार ही दो, नो मर्सी, और बैटल एंड हो जाती है, क्लीन अप स्टार्ट होता है, रिसोर्स कलेक्शन स्टार्ट होता है। फायर पाथ डोमिनेंट था यहाँ पर, इसलिए ह्यूज अमाउंट में इमोर्टल मटेरियल मिल जाते हैं फायर पाथ वाले। और कुछ मेन हाइलाइट्स कुछ ऐसे थे, जैसे चारकोल लेक के अंदर से टोटल 28 परफेक्ट प्लेसमेंट मिला था जो सेल्फ प्रोड्यूसिंग वाला था, और फायर चारकोल मिल गया था जो जनरेट करता, ये फायर चारकोल लेक इसको कहा जाता है, जिसके अंदर टोटल 28 कुछ चीज़ें मिलती हैं, 28 तरह की अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जैसे 28 तरह की स्पीसीज वाले चारकोल मिलते हैं इसके अंदर फायर पाथ में, वो सब मिल गए थे। फायर डेट फॉरेस्ट मिला था, ह्यूज फॉरेस्ट था, स्पेशल ट्रीज यहाँ पे मिलते थे फायर वाले। डिजास्टर जाइंट ब्लेजिंग ट्रीज थे यहाँ पे जो मिलते थे खतरनाक वाले। फ्लेम कलेक्शन में मेन फ्लेम थी यहाँ पे डेड फ्लेम, वर्मिलियन रेड कहा जाता था इसको। और ये आराम से मतलब हाथ में ले सकते हो उस फ्लेम को, और इवन मोटर्स भी अपने हाथ में ले सकते हैं इस फ्लेम को। बाकी टाइप कुछ ऐसे थे कि फिनिक्स सॉन्ग फ्लेम, ब्लैक लार्टन बाइंड फ्लेम, एलिमेंट टास्क फ्लेम, और फायरफ्लाई फ्लेम, फ्लाइंग फ्लेम, ड्रैगन स्नेक डांसिंग फ्लेम। पर रैंक 9 की लेजेंडरी फ्लेम यहाँ पे एक भी नहीं थी। इमॉर्टल गू के गेम्स कुछ ऐसे थे कि टोटल 3 थे, फायर पाथ इमॉर्टल गू जो कि डैमेज स्टेट में मिला था, रेड कोपर आंट गू फायर बॉल शूट करता था, और व्हाइट निडल आंट गू मिला था जो कि मैसिव आंट प्रोडक्शन करता था। अब ये सब पॉइजनस और आंट प्लेग का रिजल्ट था, इस वजह से अपने आप यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि असली गू तो एक ही था जो कि फायर पाथ का फेंगयुआन ने खुद ही उस लॉर्ड से लिया था, छीन लिया था, चुरा लिया था। बाकी जो यहाँ पे गू मिले ना, रेड कॉपर आंट गू जो कि एक इमॉर्टल गू है, और व्हाइट निडल आंट गू जो कि एक और इमॉर्टल गू है, ये दोनों गू फेंगयुआन के प्लेग की वजह से ही बने थे अपने आप ही, इसलिए। अब आगे देखते हैं। अब रेड कॉपर आंट एक तरीके से एरो आंट वाला था, स्पाइक शूटर था, और व्हाइट एक नूडल आंट क्वीन आंट थी जो कि प्रोड्यूस करती थी वर्कर आंट को, सोल्जर आंट को, आर्मर आंट को, और बहुत सारे एरो आंट्स को भी। आंट आर्मी का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, नॉर्मल इंसेक्ट से इवॉल्व हो जाते हैं जो कि डेसोलेट लेवल पे होते हैं, फिर एशियंट वाले लेवल पे होते हैं, फिर आखिरी में इमोरल लेवल तक जा सकते हैं। वुश वाई का अपग्रेड था कि आंट को गुवम बना दो, जिससे गुवम मैसिवली अपने आप ही एक दूसरे को इंक्रीज करवाते रहेंगे, 2 2 के 4 4 के 8 वाला सिस्टम। स्ट्रेंथ क्या है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी होती है, 100 आंट गू से 100 नॉर्मल आंट आराम से बन जाती हैं। और एग्जाम्पल के लिए चेन्स ऑफ गोल्डन सेंटीपीड का नाम सुना होगा तुमने, स्वॉर्ड लेग्ड ड्रैगन सेंटीपीड रैंक 7 का होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्वॉर्ड अटैक्स एक साथ कर सकता है। मेजर फ्लॉस के होते हैं भाई कॉस्ट का, नॉर्मल आंट तो भाई चीप होती है, लेकिन आंट को एक्सपेंसिव होते हैं रिफाइन करने में भी और खिलाने पिलाने में भी। लिमिटेशन इसकी यही है कि भाई इमॉर्टल गू तो यूनिक होते हैं, सेम टाइप का एक ही हो सकता है, इसलिए एक गू से जितनी प्रोड्यूस कर सकते हो प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। तुम एक गू से मल्टीपल तो प्रोडक्ट कर पाओगे, लेकिन वही है ना कि अगर तुम एक इमॉर्टल गू से 100 आंट प्रोड्यूस कर सकते हो पर सेकंड, तो तुम उतनी ही कर सकते हो। तुम दूसरा इमॉर्टल गू लाके ये नहीं कर सकते कि पर सेकंड 200 आंट कर दूं, नहीं, क्योंकि एक गू एक टाइम पर एक ही रहता है। रिजल्ट ये हुआ कि लार्ज आर्मी बनाना तो मुश्किल था, ओल्ड डेसोलेट आर्मी बनाना ज्यादा प्रैक्टिकल था। कंक्लूजन यही निकला कि फेंगयुआन को मैसिव रिसोर्स मिल गए थे, पर सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं था, ऑप्टिमाइजेशन अभी भी नीडेड था।
और अगर तुम थोड़ा बहुत समझे नहीं है तो मैं सिंपल बताता हूँ। जो पहले फेंगयुआन ने आंट प्लग बनाया था ना, एक अटैक किलर मूव, जिसके इफ़ेक्ट में जो भी आता है उसके प्राइमल सी के अंदर हर जगह पे आंट प्रोड्यूस होने लग जाती है अपने आप ही। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो ना दूसरों के दावमाक को आंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो उसके पास दावमाक होते हैं वही धीरे-धीरे आंट बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि दावमाक से आंट बना तो आंट एकदम ही इम्मोरल लेवल का होगा, ना, ना। छोटे लेवल का आंट होगा, फिर वो धीरे-धीरे अपग्रेड होगा और धीरे-धीरे होगा। लेकिन अगर बंदा आंट को मार देगा तो अपग्रेड ही नहीं हो पाएगा। इससे यही होता है कि इमॉर्टल तो अपना डिफेंस करेगा ही, जिसके ऊपर ये चीज़ें आ गई है, आंट का अटैक हो गया है। वो तो अपना डिफेंस करके सारी आंट को मार देता है, इसलिए सारे अपग्रेड हो ही नहीं पाते। वो बस डिस्ट्रॉय कर देते हैं आंट जितनी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो एक प्लेग बन जाता है। और यहाँ पे जो फेंगयुआन एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कैसे एक गू से आंट की आर्मी बना सकता हूँ, उन आंट की आर्मी को खिला-पिला के एकदम इमोरल लेवल पे भी पहुँचा सकता हूँ। इसकी बात कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंट है, कन्फ्यूज़ मत होना। अपने एपिसोड के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखिए जो फेंगयुआन को 2 इमॉर्टल गु मिले थे ना, रेड कॉपर आंट फायर वाला और व्हाइट नीडल आंट वाला। तो इन दोनों गु से क्या निकल रहा था, रेड कॉपर से फायर आंट निकल रही थी जो एरो शूट करती थी फायर वाले, और व्हाइट नीडल गु से क्वीन आंट बनती थी जो क्वीन आंट यहाँ पे बहुत सारी आंट को पैदा करती थी और। तो ये दोनों था। तो फेंगयुआन इन दोनों को अभी ऑब्जर्व करता है। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अगर मैं इस मेथड को यूज़ करूँ तो आंट आर्मी का स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों गु बढ़िया हैं। रेड कॉपर फायर आंट से गिनी-चुनी फायर आंट एकदम धीरे-धीरे बनती रहेंगी जितना बनना होगा, और व्हाइट नीडल क्वीन आंट गु से मैं क्वीन आंट को पैदा कर दूँगा, फिर क्वीन आंट से बहुत सारी क्वीन आंट हो जाएँगी और फिर बहुत सारी क्वीन आंट हर सेकंड बहुत सारी आंट को पैदा करती रहेंगी। बस वही बात होगी कि वो छोटे लेवल की आंट होंगी, धीरे-धीरे अपग्रेड होंगी, बट एटलीस्ट बनती तो रहेंगी, ये था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनका रेसिपी नहीं पता इसलिए डायरेक्टली रिक्रिएट नहीं कर सकता था। ये बने कैसे थे? फायर प्लेन गोटा हेवन लॉर्ड के मटेरियल खाकर अपने आप ही इवॉल्व हो गए थे। तो फेंगयुआन को नहीं पता है ये अपने आप कैसे बने, बस इतना पता है कि ये फायर प्लेन गोटा हेवन के इमॉर्टल मटेरियल्स को खा गया था, ये आंट, और इसी वजह से ऐसा हो गया था। अब कैसे हुआ तो मैं सिंपल बताता हूँ। आंट प्लेग था। आंट प्लेग कैसे आया? बहुत सारे दाउमा को कंज़्यूम करके कन्वर्ट कर दिया गया आंट के अंदर। फायर प्लेन लॉर्ड के इमॉर्टल प्राइमसी के अंदर दामाक यहाँ पे कन्वर्ट होके प्लेग की वजह से चींटियाँ बन गई। वो चींटियों ने अंदर के मटेरियल्स को खा लिया। खाने के बाद वो चींटियाँ इवॉल्व होके गू के अंदर कन्वर्ट हो गई, जो 2 गू इसके सामने थे। फेंगयुआन को ये 2 गू दोबारा से बनाने हैं ताकि मैसिव बहुत ज़्यादा आर्मी बड़ी बना सके वो। क्योंकि नॉर्मली अगर इमॉर्टल गू से वो आर्मी को बनाएगा तो एक गू से बस एक ही तरह से एक ही प्रोडक्शन बनेगा कि एक ही प्रोडक्शन से एक ही आर्मी बनी जा रही है बस। मल्टीपल गू बन नहीं सकते क्योंकि इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। तो उसको चाहिए था कि एक गू से मैं क्वीन आंट बना दूँ और फिर मैं बहुत सारी क्वीन आंट बना दूँ। और क्वीन आंट्स बहुत सारी होंगी तो हर सेकंड वो बहुत सारी आंट पैदा करती रहेंगी, इसलिए। यार ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसीलिए करता हूँ ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे लोगों को। आगे चलते हैं। इतना ह्यूज आंट प्लेग था, फिर भी सिर्फ 2 इमॉर्टल गू बने थे। रीज़न ये मेथड एक तरीके से नेचुरल गू रिफाइनमेंट टेक्निक का पीक लेवल था। नेचुरल दावमार्क यूज़ करके गू रिफाइन हो रहा था, सक्सेस रेट हाई होता है। फेंगयुआन का लेवल इस टेक्निक में अभी लॉन्ग रेंज सेक्टर से भी आगे निकल चुका था। सीक्रेट फैक्टर ये था कि ये सिर्फ एक्सट्रीम एक तरीके से ना बहुत खतरनाक है, एक्सट्रीम लेवल पे रिफाइनमेंट है ये। एक्सटर्नल मटेरियल भी नहीं लगे। बंदे ने मतलब क्या करा, दावमार्क को कंज़्यूम करके वहाँ से ऐसे-ऐसे करके जो भी मैटर था, जो समझा चुका हूँ मैं, वो करके ये सब बना लिया था। फेंगयुआन कहता है कि अगर रिसोर्स मिले तो मैं कंटीन्यूअस आंट इमॉर्टल गू को बना सकता हूँ, जो कि अलग-अलग टाइप के आंट इमॉर्टल गू होंगे, सेम होगा नहीं। इसलिए इमॉर्टल गू भी यूनिक होते हैं, अलग-अलग वेरिएंट बनना तो पॉसिबल है। एग्ज़ाम्पल के लिए रेड कॉपर आंट, जिससे कॉपर वाली आंट मिल जाती है, ऐसी मैं वाटर वाली बना लूँ, गोल्ड वाली बना लूँ, अलग-अलग पाथ की बना लूँ, और हो सकता है कि कलर की बना लूँ, हो सकता है कि नेचर की बना लूँ, हो सकता है कि कुछ भी बना सकते हैं, बहुत बहुत सारी बन जाएँगी। बिगेस्ट इश्यू था कि कॉस्ट का, यार कॉस्ट एक्सट्रीम थी, खुद से बनाएगा तो बहुत लग जाएगा। 2 रैंक 6 इमॉर्टल को बनाने के लिए इतने सारे रिसोर्स लग गए थे। 10 से ज़्यादा रैंक 7 को नॉर्मली बन जाते हैं, एफिशिएंसी वेरी लो थी। गेन्स इसका यही है कि फायर प्लेन के ट्रू इनहर्टेंस मिल गई, हाई लेवल का फायर पाथ इनहर्टेंस मिल गया था। मेन मूव था फियरस रेड हार्ट फ्लेम, सेम मूव जो ग्रोटाहेवन लॉर्ड सुसाइड में यूज़ करा था, यही मूव अब फेंगयुआन के पास आ चुका था। एक तरीके से ह्यूमनली फ्लेम स्मोक, फायर प्लस ह्यूमन पाथ का कॉम्बो था, फेंगयुआन के लिए वैल्यूएबल था। फिर सबऑर्डिनेट यहाँ पे पूछते हैं, गुई मॉडल कहता है इन ह्यूमन्स का क्या करें? 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन्स हैं अंदर, यहाँ पे फेंगयुआन बिना इमोशन के 100 मिलियंस ह्यूमंस थे अंदर जो कि मॉर्टल थे। फेंगयुआन बिना इमोशंस के कहता है कि सबको मार दो। पर्पस क्या था? ह्यूमंस ही क्रिएट करना था। मास केयर स्टार्ट होता है, करीबन 100 मिलियन ह्यूमंस को ऐसे ही मार दिया गया। बॉडी से गू मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया गया। सोल और वो जो मास था, बोन थी, उनको कलेक्ट कर लिया गया।
सब सवेना इमोर्टल प्राइमेसी में स्टोर कर लिया गया। अब यहाँ पे ह्यूमन सी में एक्टिवेट करने का स्टार्ट करा जाता है। आर्टिफिशियल स्केड्यूल डोमेन था, ह्यूमन क्यों एब्जॉर्ब करता है। फ्यूचर गोल था हेवनली दाव को बाईपास करना है इसका यूज़ करके। अभी तो बस इसको एक्टिवेट करा जा रहा है, बाकी इसको आगे जाके अपग्रेड करा जाएगा, तब जाके हेवनली दाव को बाईपास करने के लायक बनेगा। अभी तो इसकी टेस्टिंग चल रही थी, एक्सपेरिमेंट चल रहा था। नेक्स्ट सेकेंडरी फेंग युआन कहता है सब गु इमोर्टल के प्राइमेसी को एब्जॉर्ब करता है, फायर फ्लेम गोटा हैवन लॉर्ड टारगेट करता है। फिर यहाँ पे फायर प्लेन गोटा हैवन लॉर्ड बाकी सबको टारगेट करता है। जो बाकी कोई मॉडल थे मीन्स वही रैंक 6 और रैंक 7 वाले, उन सबको एब्जॉर्ब करने के बाद ये लास्ट में फायर प्लेन गोटा हैवन लॉर्ड वाले को टारगेट कर लेता है। इसका जो प्राइमेसी था, रिसोर्स मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। सब रिसोर्स यहाँ पे शिफ्ट होते हैं मिनी रेड हेवन के अंदर। अब यहाँ पे करंट स्टार्ट कुछ ऐसे थे, डेवलपमेंट 80% हो चुका था, इन्वेंट्री फुल थी, एक्स्ट्रा स्टोरेज भी बना लिया गया था। सिस्टम स्केल था कि मिनी 9 हेवंस थे यहाँ पर, 5 मिनी रीजन थे, 100 एंड 1000 रिसोर्स पॉइंट थे यहाँ पर। प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन अंदर से सिस्टम को ओवरलोडेड करवा मतलब ओवरलोडेड हो गया था उसके लिए, तो ओवरलोडेड के चक्कर में वो ना मैनेज नहीं कर पा रहा था, ओवर कंजप्शन हो गया था, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा, डाइजेशन सिस्टम नहीं बन पा रहा था। डाइजेशन सिस्टम मीन्स ऐसा होता है कि वो अच्छे से सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहा था। डिफरेंस कुछ ऐसा था कि नॉर्मल कोई मॉडल तो भाई एक ही पाथ कल्टीवेट करता है, सिंपल सिस्टम होता है, लेकिन फेंगयुआन ऑल पाथ कल्टीवेट करता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लार्जेस्ट इमोर्टल प्राइमेसी था अब तक का फेंगयुआन के पास। कंक्लूजन यही था कि फायर एक तरीके से फायर करो, पावर तो इंसेन लेवल पर थी, पर मैनेजमेंट बिगेस्ट चैलेंज बन चुका था अब तक। क्योंकि देखो हेविली स्पीड तो मैनेज कर रहा है, लेकिन हेविली स्पीड को तो फेंगयुआन को ऑर्डर देना पड़ेगा, और इतनी सारी हेविली स्पीड बन चुकी है, इतना कुछ एरिया बन चुके हैं, सब कुछ मैनेज करना था। अब फेंगयुआन को लोगों को शायद लगाना पड़ेगा अंदर जो अलग अलग एरियाज को मैनेज करेंगे। जैसे 5 रीजन के अंदर सेक्ट होते हैं जो अलग अलग एरियाज को मैनेज करते हैं, अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं, तो सेम ऐसी फेंगयुआन को अपने अंदर बनाना पड़ेगा, अपने अंदर ही एक अलग दुनिया बनानी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन को अब रियल प्रॉब्लम समझ आ रही थी, रिसोर्स को प्लेस करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स था। बेसिक रूल था कि फायर और वाटर पास पास रहेंगे तो डैमेज होगा, कंप्लीटली अलग रखेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। सेम पाथ रिसोर्स भी क्लैश करते हैं। अब देखो दावमाक कॉन्फ्लिक्ट करते नहीं है फेंगयुआन के, दावमाक आपस में नहीं भिड़ रहे हैं, लेकिन वो तो है यार, नेचर का रूल तो यही है ना कि फायर वाटर में कैसे मिक्स हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, इसलिए बस वो कह रहा था। कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे थे कि कुछ मटेरियल डुअल पाथ जैसे थे, जैसे फायर एंड लक, कुछ को स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए था वाइंड एंड वाटर वाला, तो उनको उनके आसपास वाले इन्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना पड़ रहा था। लेकिन जो आसपास का इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम, उस इन्वायरमेंट में जगह ही नहीं खाली है, तो बाकी को कहाँ रखा जाए, दोबारा से इन्वायरमेंट बनाने के लिए और रिसोर्स चाहिए होंगे। अब क्या करा, मतलब चीज़ें ना थोड़ी सी अलग हो रही हैं, क्या करें। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉस्ट आइस फ्लेम फायर मटेरियल पर ग्रो होता है आइस जोन में, तो क्या करे करा जाए, मतलब अलग ही चीज़ हो जाएगी ना। है ये एक फायर मटेरियल ग्रो होता है आइस जोन में, तो आइस जोन में रखेंगे, फायर मटेरियल जब बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम लगाना पड़ेगा, माइनक्राफ्ट वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, हॉपर हॉपर के अंदर से फायर बन के नीचे जाए किसी चेस्ट वेस्ट के अंदर, अलग हो जाए चीज़ों से ताकि डैमेज ना हो। फेंगयुआन का सिस्टम कुछ ऐसा था कि उसने पूरा वर्ल्ड ही कॉपी करा था। मिनी साउथर्न मोटो के अंदर माउंटेन्स थे, अर्थ रिसोर्स थे, मिनी रेड हेवन के अंदर फायर जोन था फायर पाथ रिसोर्स के लिए। बेसिकली 5 रीजन और 9 हेवंस का अच्छे से रेप्लिका बना दिया गया था। बेनिफिट ये था कि ईजी मैनेजमेंट था, लेस कैलकुलेशन था, बेटर बैलेंस था, बट ये भी इनफ नहीं था। मेन प्रॉब्लम थी कि हर चीज़ को एनेक्स करने के बाद यानी खाने के बाद दावमार्क इंक्रीज हो जाते हैं और पूरा सिस्टम दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है, दोबारा से सब बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो क्यूआई पाथ है, अगर तुमने क्यूआई पाथ का कुछ खा लिया तो तुम्हारे एयर करंट्स हर जगह फैल जाएंगे, ठीक है। फिर से तुम्हें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, हवा वाली जगह को सेट करना पड़ेगा कि हवा जहाँ पे कम आए, करंट्स जहाँ पे कम आए। अगर तुमने फायर पाथ को खा लिया तो कहीं ना कहीं अपने आप ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितना सूटेबल था उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। मान लो वाटर पाथ का कर लिया तो हर जगह फ्लड का रिस्क आ जाएगा, मेटल पाथ का कर दिया तो और से सॉइल में चेंज हो जाएगा, पॉइजन कर दिया तो डिजीज स्प्रेड हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो क्रीचर्स म्यूटेट हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ अपने आप हो जाता था। रिजल्ट ये हुआ कि सवेनियन इमॉर्टल प्राइमेसी अनस्टेबल जोन बन चुका था। रैंडम डिजास्टर हर जगह अपने आप ही बन जाते थे, स्ट्रेंज वाइंड आ जाती थी, आइलैंड क्रिएट हो जाते थे, सोल बीस्ट स्पॉन होते थे, प्लेग हर जगह फैल जाता था, फॉरेस्ट बर्न हो जाते थे रैंडमली, आइस स्टार हर जगह फैल जाते थे। गूई मॉडल तो नॉन स्टॉप बिजी थे हर जगह को चेंज करने में, इधर से उधर रखने में, क्योंकि जो जहाँ सामान रखते चीज़ों को खाने के बाद वो सामान वहाँ पे रखने लायक नहीं रहता, क्योंकि कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी फ्लड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, दिक्कत पे दिक्कत थी, हर जगह दोबारा दोबारा रिपेयर करना पड़ रहा था, कंट्रोल करना पड़ रहा था। फेंगयुआन भी यहाँ पे इमोर्टल फॉर्मेशन को सेट करता रह रहा था, जहाँ पैच वर्क कर रहा था, कहाँ पे कुछ सीन का, मतलब हर जगह भाई काम धंधा चालू था। रियलाइजेशन फेंगयुआन को यही होता है, फेंगयुआन बस ये कहता है कि ये सब नेचुरली बैलेंस होना चाहिए था, फोर्स से नहीं। बिगर इशू था कि अब 80% डेवलपमेंट हो चुका था, रिसोर्स ओवर क्राउडेड हो चुके थे, अब एक रिसोर्स दूसरे मतलब एक एक रिसोर्स दूसरे को नहीं बल्कि चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहा था, यानी एक खराब होता है दूसरा भी खराब हो रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये थी कि डिफरेंट टाइम जोन थे, टाइम पाथ का रीजन्स भी बन चुके थे, कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था।
फेंगयुआन कहता है कि फ्यूचर में डिफ़िकल्टी 100 गुना और बढ़ जाएगी। मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँगा। हर रिलोकेशन पर ह्यूज कॉस्ट लगती है, टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है कि इधर से उधर सामान रखो तो। फाइनल लिमिट यही थी, फेंगयुआन कहता है कि मेरा 80% मेरा करंट मैक्स है, इससे ज़्यादा मैं डेवलप नहीं कर सकता। चाह कर भी मैं और ज़्यादा प्राइमेसी को खा नहीं पाऊँगा। डेवलपमेंट नहीं कर सकता क्योंकि भाई मैनेज कैसे करूँगा? रियल वर्ल्ड को ही ऑब्ज़र्व करता है। 5 विज़न और 2 हेवेंस, मैसिव स्केल था, परफेक्ट बैलेंस था, चेंजेस के बाद भी स्टेबल था। बिग रियलाइजेशन होता है, फेंगजॉन कहता है ये 2 हेवन पाथ है, मतलब ये तो एक हेवन पाथ है। इनसाइट मिलती है कि नेचुरल बैलेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा, सब कुछ हार्मनी में होना चाहिए, एक दूसरे में सिंक होना चाहिए, तभी बैलेंस बनेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। फेंगजॉन कहता है कि अगर मेरा हेवन पाथ मास्टरी हाई होता तो मैं ऑटोमेटिक एक सिस्टम बना देता जिसके अंडर ये पूरा 5 रीजन, जो 5 मिनी रीजन है प्लस 9 मिनी हेवंस है, वो अपने आप ही अंडर कंट्रोल रहते। भले मैं कुछ भी खाता पीता, अंदर जो भी चेंजेस आते वो सब हेवन पाथ मैनेज कर लेता। लेकिन मैं अभी मास्टरी नहीं है मेरी हेवन पाथ के अंदर, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? डेवलपमेंट आगे पे तो बढ़ रहा है लेकिन स्टेबल नहीं हो रहा है। रियलिटी यही थी कि कोई भी प्रॉपर्ली हेवन पाथ कल्टीवेट ही नहीं कर पाया था। लिमिटलेस डीमन वनरेबल रूल पाथ कल्टीवेट करता था, पैराडाइज अर्थ अर्थ पाथ कल्टीवेट करता था। रिजल्ट ये हुआ कि फेंगयुआन यहाँ पे स्टक हो गया। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हेवन पाथ पर डिपेंड करता है कि कब कर पाएगा फेंगयुआन। अब आगे देखते हैं। फेंगयुआन ने अपना लक चेक करा, कुकिंग लक पॉट एक्टिवेट होता है। उसने देखा कि सिल्वर व्हाइट लाइट पिलर उसका लक था और करीबन अभी 4x और ज़्यादा बड़ा हो चुका था। पहले वो थिन था, पिलर तब भी था लेकिन थिन था और अब थिक हो चुका था। रीज़न क्या था? फायर प्लेइंग गो टू हेवन ये जो था एनेक्स कर लिया था, एनिमी का लक एब्जॉर्ब कर लिया था। पर प्रॉब्लम अभी भी दिख रही थी। फेंगयुआन कहता साइज़ तो बड़ा है पर क्वालिटी गिर गई है। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि लाइट अब लूज़ हो गई है। पहले ज़्यादा शार्प और चमक रही थी, अब ज़्यादा शार्प और चमक नहीं है। एनालिसिस में फेंगयुआ ने समझा और कहा कि ग्रोथ तो हुई है पर सिर्फ क्वांटिटी में हुई है, क्वालिटी में नहीं। रीजन क्या था? बहुत सारे ग्रोथ हेवन एब्जॉर्ब करने के बाद मल्टीपल कंपाउंड किलर मूव बनाए गए थे, रैंक 8 इमॉर्टल को भी काफ़ी मिले थे, पर ये सब क्वालिटिव चेंज था। एक तरीके से सॉरी क्वांटिटिव चेंज था, क्वालिटिव चेंज नहीं था। क्वांटिटी में तो सब कुछ बढ़िया हो गया, क्वांटिटी अच्छी है ज़्यादा, लेकिन क्वालिटी नहीं, वो बेकार है। वीक पॉइंट ये है कि सवेनरी मॉडल प्राइमरी से अनस्टेबल हो चुका है, रिसोर्स फोर्सफुली एकदम प्लेस करे गए हैं, प्रॉपर कॉम्बैट सिस्टम अभी भी मिसिंग है, इसलिए अभी वो जो लाइट थी लक वाली वो अभी भी शार्प नहीं थी, चमक नहीं थी उसके अंदर। फेंगयुआन कहता है सब चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, सिस्टम अभी इनकम्प्लीट है। रिजल्ट यही हुआ कि लक पिलर अभी लूज हो चुका था। बिग इंसाइट यही थी कि लक इंस्पेक्शन से अपनी वीकनेस क्लियरली दिखती थी। नेक्स्ट डायरेक्शन में मिलता था कि क्या करा जाए। फिर फेंगयुआन अपने क्लोन्स का लक चेक करता है। क्यूआई सेंसेस्टर का लक स्टेबल था, सब कुछ सही था। जान बूडू जो कि कैलामिटी ग्रो टू हेवन का था, वो जो कैलामिटी बीस्ट कैलामिटी ग्रो टू हेवन का, तो जान बूडू वाला क्लोन था। बीस्ट वाला क्लोन जो अपने आप को बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता था, मिक्स होने वाला, तो वो अभी भी सेफ था। मैंग क्यूजेंग यानी ड्रीम पाथ वाला, वो भी रिस्की स्टेट में था। और फेंग डी चैंग भाई कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था लेकिन अभी भी जिंदा है, वो पता चल रहा है। शौक ये मिला कि भाई यहाँ पे एक चीज़ खराब हो गई, वूश वाई का लक। ड्रैगन मैन का लक भाई कोलैप्स की एज पे था, यानी एकदम खत्म पे था। फेंगयुआन कंफ्यूज हो गया। फेंगयुआन कहता है ये कैसे पॉसिबल है? एनालिसिस करा, बाकी सब यहाँ पे क्लोन्स रिस्की थे पर वूशवाई सबसे ज़्यादा रिस्क में था। सबसे सेफ ऑप्शन होना चाहिए था वूशवाई, लेकिन वही सबसे रिस्क में है। रियलिटी यही थी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर था, कुछ खतरनाक होने वाला था। अब इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर, अंडरग्राउंड केव के अंदर। एक ओल्ड गुई मॉडल एंटर करता है। ओल्ड गुई मॉडल हंसते हुए कहता है फाइनली मिल गया। उसके सामने रैंक 8 का ट्रू इनहेरिटेंस था। तभी एक विल एक्टिवेट होती है। विल कहती है कि अगर इनहेरिटेंस चाहिए तो एक कंडीशन है। ओल्ड गुई मॉडल कहता है क्या कंडीशन है? विल यहाँ पे सीरियस हो गई। विल ने कहा कि मेरा एक डिसाइपल था जिसका नाम था वुशवाई। उसने मुझे और मेरी वाइफ को एकदम भाई बंधक बना लिया, यानी एकदम स्लेव बना लिया था मेरे को। और विल ने कहा कि अगर इनहेरिटेंस चाहिए तो तुम्हें रिवेंज लेना होगा। अब शायद एक तरीके से वुशवाई का एक जन्मजात, पता नहीं क्या कह सकते हैं, विल जात है, जो भी कह लो, एक दुश्मन क्रिएट हो चुका है। विल ने एक ओल्ड इमॉर्टल को कह दिया है कि जाओ, एक दुश्मन है वुशवाई नाम का, उसको मार दो तो मैं तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस दे दूंगा। रैंक 8 की इनहेरिटेंस है, मैं तुम्हें दे दूंगा। बदले में वुशवाई को या तो मार दो या तो बस बदला लो। अब इसी चक्कर में शायद वुशवाई का लक गिर चुका है क्योंकि उसके ऊपर एक डेंजर कूद रहा है, मंडरा रहा है। अब आगे देखते हैं। ओल्ड इमॉर्टल शॉक में कहता है ज्यू शियान वैंग, आप ग्रीन आंट एसेप्टिक हो और आपकी वाइफ वाइन फेरी थी। और यहाँ पे विल कहती हाँ मेरा नाम है ग्रीन आंट एसेप्टिक, इसका विल का नाम था। तो अपना जू शियान वांग कहता है, जुई शियान वांग है इसका नाम, जुई शियान वांग ओल्ड इमॉर्टल है और ग्रीन आंट एसेप्टिक विल है। ठीक है, इसकी वाइफ हुआ करती थी वाइन फेरी।
जब हमने वू शुआई की यादें देखी थी तो उसके अंदर ग्रीन आंट एसेप्टिक था ना उसकी उसकी वाइफ़ और ये पता नहीं कैसे बदला होगा उनके बीच, अब वही सीन था यहाँ पे। विल यानी अपना ग्रीन आंट एसेप्टिक कहता है कि इतना टाइम है और ट्रेटर डिसाइपल शायद मर चुका होगा, इतना टाइम बीत चुका है, पर फिर भी अपनी डिफेंस हटाओ, मुझे चेक करना है कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। मुझे ये बताओ कि वो अभी ज़िंदा है कि नहीं, मैं चेक करूँगा, अगर तुम सच बोल रहे हो, तो अभी पता चल जाएगा। तो ज़ुई शांग वैंग यहाँ पे अलर्ट था, अटैक नहीं करता। सब सच बता देता है कि फेट गु डिस्ट्रॉय हो चुका है, फेंग युआन एक्सेट्रा बकवास सब कुछ पेल देता है यहाँ पे जो भी कुछ था। विल भाई यहाँ पे शॉक हो गई, ग्रीन आंट एंड आंट एसेप्टिक विल यहाँ पे शॉक हो गई और कहती है, "क्या फेट गु डिस्ट्रॉय हो गया? ड्यूक लॉन्ग मर गया?" बिगेस्ट शॉक था, फेंग युआन का नाम सामने आया। तो अपना ग्रीन आंट की विल कहती है ये दुनिया के लिए डिजास्टर है। थोड़ी देर बाद एक्सेप्ट कर लेता है रियलिटी को, डिसीजन लेता है, कहता है कि वू शुआई हो या फेंग युआन का क्लोन, फर्क नहीं पड़ता, वो वही पर्सन था। फेंग युआन ने ड्रैगन पैलेस को इनहेरिट किया है, तो मेरा एनिमी अब फेंग युआन हो गया। तो ऑफर करता है अपना ग्रीन आंट, विल कहता है, क्या तुम फेंग युआन के अगेंस्ट लड़ोगे इस इनहेरिटेंस के लिए? क्या बोले भाई, इंसान इनहेरिटेंस के चक्कर में पागल हो जाता है। तो ज़ुई शियान वांग यहाँ पे थोड़ा मतलब सोचता है, समझता है, फिर कहता है, "ठीक है, मैं रेडी हूँ, देखेंगे।" एग्रीमेंट यहाँ पे डन हो जाता है। इनहेरिटेंस यहाँ पे रिवील होती है। किलर मूव था इनहेरिटेंस के अंदर जिसका नाम था गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन। अपना ग्रीन आंट की विल कहती है ये आर्मी आंट का हिडन वीकनेस टारगेट करता है। आंट को क्योस में डाल देता है और यूज़र पे बैकलेस भी करा देता है। यानी अगर तुम्हारे पर किसी ने आंट वाला अटैक कर दिया है, चींटियों वाला, तो तुम इस मूव का यूज़ करके गोल्डन बॉटल ड्रंकन वाइन का यूज़ करके तुम आंट आर्मी को ही खत्म कर दोगे, आंट वाले किसी भी अटैक को खत्म कर दोगे, डिफेंस बढ़िया कर लोगे और यहाँ ही नहीं, मतलब यहीं तक नहीं, तुम जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक करा था उसके ऊपर बैकलेस भी डाल दोगे, उसके भी लग जाएंगे। स्पेशल पॉइंट था कि ये फूड पाथ मूव था, गार्ड करना मुश्किल है। जुई शियान वांग यहाँ पे एक्साइटेड हो गया, कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा रुक नहीं सकता, आप मेरे प्राइवेसी में आ जाओ, वही बातें करेंगे। विल एग्री करता है, इनहेरिटेंस लेके वो निकल जाता है। जुई शियान वांग यहाँ पे चेक करता है, एंस्लेमेंट पाथ प्लस फूड पाथ की इनहेरिटेंस थी ये, फूड पाथ भाई एक्सट्रीमली वैल्यूएबल था। जुई शियान वांग यहाँ पे हंसता है, वो अपना ओल्ड इमॉर्टल कहता है हंसते हुए, वर्थ इट है, बढ़िया है, मजा आ गया। नेक्स्ट सेकेंड ही ट्रैप बैटलफील्ड के लंबू एक्टिवेट होता है। जुई शियान वांग यहाँ पे शॉक्ड हो गया। जुई शियान वांग कहते हैं, हेवनली कोड क्विंग डीलिंग, भाई वो यहाँ पे सराउंड हो चुका था। अब देखते हैं एंट्री। यहाँ पे सच में हेवनली कोर्ट ने अटैक करा था, मुझे मेरी फट गई, मुझे लगा भाई कहीं फेंगयुआन ने तो अटैक नहीं कर दिया, क्योंकि फेंगयुआन ने वही फायर लॉर्ड को ऐसे ही मारा था। मुझे लगा फेंगयुआन कैसे आ गया, अभी ये फेंगयुआन को मारने के लिए बातें हो रही थी, अभी फेंगयुआन सामने आ गया, अभी खतरनाक ही सीन हो जाता। छोड़ो। लीडर थी यहाँ पे क्विंग डेलिंग, हेवनली कोड की बंदी, गोल्डन आर्मर में रॉयल ऑरा था, रैंक 8 का लक पाथ एक्सपर्ट अपनी आ चुके थे। जुई शियानवांग यहाँ पे पैनिक हो गया, वो कहता है अंदर से सोचते हुए, मैं यहाँ मारा जाऊंगा, मैं जीत नहीं सकता। तुरंत ही वो सरेंडर का ट्राई करता है, वो कहता है कि मैं सब इनहेरिटेंस दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तो अपनी क्विंग डेलिंग स्माइल करती है और कहती है, हमें तुम्हारा इनहेरिटेंस चाहिए ही नहीं, और पहली बात, ये तुम्हारा है, वैसे तो ये तुम्हारा नहीं है। अब यहाँ पे पता चलता है थोड़ी देर बाद का सीन, यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। टी सेटअप कर देती है, टेबल होता है, कुशन्स होते हैं, कप्स होते हैं। जुई शियान वहाँ मजबूरी में बैठ जाता है। असल में यहाँ पे बैटल नहीं हो रही थी, यहाँ पे अब नेगोशिएशन चलने वाला है। क्विंग डिलिंग यहाँ पे पर्सनली टीस को सर्व करती है कि लो भाई चाय पियो। जुई शियांग वांग यहाँ पे उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी, पसीने में भीगा हुआ था। जुई शियांग वांग कहता है, आप मेरे से क्या चाहते हो मिस? तो अपनी क्वीन लिंग कहती है, तुम ऑलरेडी समझ चुके हो कि मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी इनहेरिटेंस चाहिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। काम एक्सप्लेनेशन के बाद यहाँ पे बताती है अपनी क्विंडलिंग कि अभी डीमंस स्ट्रांग लग रहे होंगे, पर ये सब तो टेम्पररीली है। राइटियस पाथ हमेशा से डोमिनेट करेगा और करता रहेगा, करेगा और हमेशा करता ही आएगा बस। फेंग युआन अभी एक टेम्पररी क्योस क्रिएटर है और कुछ नहीं। तो जुई शांगवांग इंटरनली कहता है, जो बोलेंगी मानना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे क्विंडलिंग कहती है कि स्टार कंस्टेलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल रिवाइव होने वाली है। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें साफ-साफ बता दी। ज़ुई शियानवांग यहाँ पे शॉक हो गया। उसने बोला, एक मिनट, कौन रिवाइव होने वाला है? वेनरेबल रिवाइव होने वाला है?" क्विंगलिंग यहाँ पे कहती है, हाँ, फेट गुड डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपनी वेनरेबल वापस आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल के लिए डिमोन इमॉर्टल की वैल्यू तो रिवाइव हो चुका है, तुम देख चुके होगे, तो अपनी वेनरेबल स्टार कंस्टेलेशन रिवाइव होने वाली है। बिगेस्ट फ्लेक्स था भाई। भाई हेवनली कोड की खतरनाक प्लेयर वापस आने वाली थी। हेवनली कोड के पास 3 वेनरेबल्स थे। ज़ुई शियांगवांग का माइंड एकदम से हिल गया, बैलेंस टिल्ट होने वाला था। टिल्ट ही हो गया क्या? टिल्ट होने वाला क्या, टिल्ट हो गया। फाइनल रियलाइजेशन ये होता है कि फेंग युआन अभी हाफ रैंक 9 है, लेकिन भाई एक वेनरेबल अनबीटेबल होता है, उससे कौन जीतेगा? डिसीजन क्लियर हो चुका था। हेवनली कोड का साइड अब दोबारा से अपने फुल पीक पर आने वाला था। फाइनल थॉट ये था उसका कि वेनरेबल के सामने कोई टिक नहीं सकता, इवन फेंग युआन भी नहीं।
तो अब यहाँ पे नेगोशिएशन में शायद अपनी क्वीन डीलिंग यही कही कि जो तुम्हें इनहेरिटेंस मिली है ना, वो गोल्डन ड्रंकन वाइन वाली, तो वो हमें दे दो। इससे हम फेंगयुआन का जो प्लग है, आंट प्लग, उसको काउंटर कर देंगे और लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। ये बोल के कि देखो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, आ जाओ हमारे पास, केवाईसी की अलायंस छोड़ दो, केवाईसी एंसेस्टर की अलायंस छोड़ दो और हमारी साइड आ जाओ, शायद ये बोल के। अब करंट सिचुएशन में आगे देखते हैं। जुई शांग वांग का एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे शांत हो गया। डिसीजन क्लियर था भाई कि फेंगयुआन के साइड जाने से अच्छा तो मैं हेवनली कोड के साइड ही काम करना पसंद करूंगा। पर यहाँ पे क्विंडलिंग हाथ उठाकर उसे रोक देती है और कहती है एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। जुई शांग वांग यहाँ पे शॉक्ड हो गया। वो कहता है 1 मिनट, नो एग्रीमेंट? क्विंडलिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करती है और कहते हैं फेंगयुआन डिटेक्ट कर लेगा कि हमने एग्रीमेंट करा है। तुम ईस्टर्न से जाओ, राइटियस क्यूआई अलायंस को ज्वाइन कर लो, जो कि ईस्ट मतलब वो क्यूआई सेंसेस्टर की अलायंस है, उसको ज्वाइन करो। फिर और शॉक देते हुए कहती है कि इनहेरिटेंस की कॉपी दे दो, हम तुम्हें इमॉर्टल को दे देंगे। जुई शियानवांग अंदर से सोचते हुए कहता है एग्रीमेंट भी नहीं और रिवॉर्ड भी दे रहे हैं हेविली कोर्ट वाले। ये कब से राइटियस, मतलब ये तो नाम के राइटियस थे ना, असल में राइटियस हो गए क्या? क्विंडलिंग यहाँ पे कैजुअली कहती है कि अब तुम जा सकते हो। जुई शियांगवांग यहाँ पे चला जाता है। टोटली शॉक में था, डीप एडमायर कर रहा था भाई हेवनली कोड को, क्योंकि फटी पड़ी थी। एक बार को फेंगयुआन से लड़ने को तैयार हो गया था इनहेरिटेंस के लिए, लेकिन भाई हेवनली कोड से ना ना, उनसे तो बिल्कुल नहीं। उसका थॉट ये था कि भाई ये वर्ल्ड का नंबर 1 फोर्स था, उसके सामने मैं अभी आया, उसका मैं अभी एक प्यादा बन गया और कोई हेवनली कोड की तरफ से टेंशन भी नहीं मिली मुझे, कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, बच गया। फियर उसके अंदर अभी भी था। वो कहता है कि फेंगयुआन से बचना मुश्किल है, पर हेवनली कोड तो इजीली क्रश कर सकता था मुझे, लेकिन फिर भी मैं बच गया। सीन कुछ ऐसा था कि फेंगजंग यहाँ पे डाउट करता है। फेंगजंग का सीन देखते हैं। फेंगजंग कहता है मिस आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, अगर वो हमें धोखा दे दे तो क्विन लिलिंग यहाँ पे शांत होती है और कहती है कि ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका है वो हमारा। सीक्रेट रिवील होता है कि जो मैंने उसे चाय दी थी ना, उसका लक इन्फ्लुएंस कर दिया था मैंने। रिजल्ट ये हुआ कि ऑटोमेटिकली फेंगयुआन का एनिमी बन जाएगा वो आगे जाके, और उसका एनिमी हमारा दोस्त, सिंपल सी बात है। फेंग ज़ेंग अभी भी स्टिल अनश्योर था। वो कहता है कि हमें इनहेरिटेंस रखना चाहिए था, ये ट्रम्प कार्ड था, हमें एटलीस्ट अपनी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए ना, कि एटलीस्ट जो मर्जी हो जाए, गेम अभी भी हमारे हाथ में है, अगर इनहेरिटेंस हमारे हाथ में रहती। तो क्विंडलिंग यहाँ पे स्माइल करती है और कहती है तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उसे और ओवर एस्टिमेट कर रहे हो इनहेरिटेंस को, ठीक है। यहाँ पे जुई शियांग वांग यहाँ पे मतलब एक हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, फूड पाथ का एक्सपर्ट और वाइन पूल ओन करता है। लक उसका मैं देख चुकी हूँ, बहुत स्ट्रांग है और एक तरीके से स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फूड पाथ उसके पास पावरफुल है, रेयर पाथ है जो उसे मिला है, और रियल वैल्यू किलर मूव में नहीं होती है, ठीक है। रियल ट्रेजर ह्यूमन पाथ इमॉर्टल गो रेसिपी है। नेम वाइन ड्रिंकर गो इसका नाम था। स्पेशल हीरो को जैसा कॉन्सेप्ट था, पर इमोर्टल लेवल पर चीज़ थी ये। यानी ये शायद बंदों को क्रिएट कर सकता है। हेवनली कोर्ट लॉन्ग टर्म गेम प्लान कर रहा था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, सूटेबल मैनिपुलेशन कर रहा था। इस तरीके से उसने जुई शियांग वांग को मैनिपुलेट कर दिया था। आगे जाके वो इस ड्रंकन वाइन इनहेरिटेंस का यूज़ करके, मतलब इस ड्रंकन वाइन इमॉर्टल किलर मूव के अंदर, ये जो इनहेरिटेंस थे इसके अंदर ड्रंकन वाइन किलर मूव है, खतरनाक वाला, जो आंट प्लग को काउंटर भी कर सकता है, किसी भी तरीके के आंट वाले अटैक को काउंटर और प्लस बैकलैश भी देगा यूज़र को। तो ये जो चीज़ है ये तो मिल ही रही है, उसके अंदर शायद एक ह्यूमन पाथ की चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये अपनी बंदी कह रही है हेवनली कोर्ट वाली क्विंडलिंग कि देखो उसको हमने मैनिपुलेट कर दिया है, आगे जाके हम उससे सारी चीज़ें ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लक कंट्रोल में मीन्स होता है बिगेस्ट वेपन, ठीक है। और साइलेंट मूव था, गारंटेड रिजल्ट था। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। यार मैं जल्दी से लॉन्ग वीडियोस ले आऊँगा, थोड़ा सा वेट कर लो अभी और।